कुछ आपको कमी लग रहा होगा। कमी क्या है? कमी है तो करड़ी में 4 का बाहर 2 निकलता है, क्योंकि तो कैसे हैं आप लोग? जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी, सीपीओ, सीडीएस आदि किसी भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है मैथ, जो कि बहुत सारे बच्चे मैथ में कमज़ोर होने की वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब क्या है ना कि अब आपको YouTube में बहुत कम वीडियो मिलते हैं। वीडियो तो बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन क्या होता है कि उसमें आपको एक सीरीज वाइज वीडियो नहीं मिलती हैं, अलग अलग चैप्टर की वीडियो मिलती हैं, जिससे आप पूरी तरह से अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। अब क्या हो रहा है कि अब आपको पेड कोर्स खरीदने पड़ते हैं, जो कि बहुत महंगी आती हैं, और दोस्तों वहाँ से भी बहुत लोग नहीं ले पाते हैं। लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं आपको अपने इस YouTube चैनल पे एकदम शुरू से, यानी कि एकदम बेसिक से एकदम पूरा जो कोर्स है ना, शुरू से अंत तक मैं पूरी कोर्स को अपने चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सबसे बेसिक मैथ, यानी कि इससे बेसिक कुछ होता ही नहीं है, तो हम लोग इसे एकदम आसान भाषा में सीखने वाले हैं। और मैं यहाँ पे सभी टॉपिक को एक सीरीज वाइज यहाँ पे सेट किया है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप कलम कॉपी लेकर ना भी बैठे हों, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तब भी आपका एक तरह से नोट का काम करेगा, और उसे आप बाद में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली पूरी वीडियो देखने के बाद आपके लिए मैथ एकदम खेल बन जाएगा। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि बेसिक उन लोग को आता नहीं है, उससे ऊपर लेवल की मैथ को लगाना शुरू करते हैं, जिसमें उन लोग को समझ बिल्कुल नहीं आती है। तो उन लोग को लगता है कि जो मैथ है हम लोग के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आप आज देखते हो तो आपके लिए मैथ एकदम खेल बनने वाला है। सो फ्रेंड्स, पूरी तरह से केवल पहले हम इस पूरे टॉपिक को समझाएंगे। समझाने के बाद आपको इसके हर एक एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन करेंगे, तो केवल आपको सावधानीपूर्वक देखना है। तो यहाँ हमने सबसे पहला टॉपिक लिया है नंबर सिस्टम। दोस्तों, नंबर सिस्टम में कुछ लोग क्या करते हैं कि केवल एक ही वीडियो होती है, जो कि 3-4 घंटे की होती है, और वहाँ बोलते हैं कि एक ही वीडियो में पूरा नंबर सिस्टम ख़त्म। लेकिन कुछ ऐसा होता नहीं है। अगर आप नंबर सिस्टम को एक बेसिक ढंग से एडवांस तक पढ़ेंगे तो आपको कम से कम इस तरह की, यानी कि आधा घंटे की 50 वीडियो चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं ट्राई करूंगा कि आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा ही नंबर सिस्टम, यानी कि एसएससी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं उसमें लगभग 35 टॉपिक है मैथ की। तो मैं प्रयास करूंगा कि मैथ्स की 3500 टॉपिक को कवर कर दूं। 35 टॉपिक में ये वाला केवल पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, तो पूरा ही पढ़ने वाले हैं। यहाँ देखिए, आज हम लोग नंबर सिस्टम से शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि पहला हमने लिया है नंबर सिस्टम। दोस्तों, नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। जैसा कि आपको सुनने में लग रहा है, नंबर सिस्टम यानी कि नंबर को एक सही सिस्टम में लिखने की क्रिया को ही बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो जो संख्या होता है ना, संख्या मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, और दूसरा होता है अवास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इस तरह से अब दोस्तों, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या वे संख्या होते हैं जिसे आप संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, यानी कि वे नंबर जिसे आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। जैसे मान लीजिए 0, 1, -1, -2, करड़ी में 2, करड़ी में 9। इस तरह से जिस भी संख्या को आप संख्या रेखा पर लिख सकते हैं उसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। दूसरा होता है अवास्तविक संख्या। दोस्तों, अवास्तविक संख्या को एक दूसरे भाषा में बोलते हैं काल्पनिक संख्या, यानी कि जो संख्या रियल में नहीं है उसे केवल कल्पना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए करड़ी में 3, जैसे कि करड़ी में -3। आपको पता है कि करड़ी में अगर कोई भी संख्या होती है तो उस संख्या का 2 अगर एक जोड़ा रहेगा तो एक बाहर निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए केवल 9 है, इसमें हमने माइनस नहीं लिखा है,
तो अगर आप इसको निकालना चाहोगे तो 3 गुणे 3 करोगे, यानी कि एक जोड़े का एक ठो बार आप 3 निकाल दोगे। लेकिन मान लीजिए -9 है, तो -9 का तो निकलेगा नहीं, क्योंकि अगर आप इसको लिखोगे 3 गुणा -3 तो यहाँ तो जोड़ा बन नहीं रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे दोनों ही माइनस होता तो उसका एक -3 निकल जाता, लेकिन एक प्लस एक माइनस है तो ये निकल नहीं सकता। तो इस तरह से इसे बोलते हैं अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। अब दोस्तों बात ये आती है कि वास्तविक संख्या का भी 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अब दोस्तों परिमेय संख्या के अंतर्गत भी 3-4 हेडिंग आती हैं, तो हम लोग पहले परिमेय संख्या को बहुत ही अच्छे ढंग से सीखेंगे, इसके बाद समझेंगे अपरिमेय संख्या को। अब परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर, वो संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे बोलते हैं परिमेय संख्या, जहां Q ≠ 0, यानी कि P/Q का मतलब होता है कि जिस संख्या को आप अंश और हर के रूप में लिख सकते हो। P/Q का मतलब समझिएगा कि जिस संख्या को आप अंश और हर के रूप में लिख सकते हो उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। अब जो Q होगा, यानी Q क्या है, हर है, तो जो Q होगा Q हमेशा पूर्णांक रहेगा, यानी कि पूर्णांक कहने का मतलब ये है कि ये हमेशा एक कोई पूर्ण संख्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, यानी कोई अंक होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 लिखकर काटने का मतलब होता है कि जो हर होना चाहिए, हर हमेशा कोई ना कोई अंक होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, इस तरह से। अब यहाँ जो P और Q है सब क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स बोलते हैं पूर्णांक को। आगे हम लोग सीखेंगे इंटीजर्स क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। बाकी हमने यहाँ पे शायद लिखा है, लेकिन यहाँ हमने लिखा है पूर्णांक क्या होता है, तो यहाँ मैं बताऊँगा। फिलहाल ये समझ लीजिए कि वे संख्या जिससे अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं आप, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। और जो हर होना चाहिए वो वाला आपका कोई ना कोई अंक होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q एक क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक कहने मतलब पूर्णांक के अंतर्गत 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2 सभी संख्याएं आती है, तो इस तरह से हो सकता है। अब दोस्तों परिमेय संख्या में क्या होता है कि मान लीजिए 5 है, तो हमने बोला कि वो संख्या जिससे अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उससे बोलते हैं परिमेय संख्या। तो यहाँ तक केवल 5 है। अब आप बोलोगे कि 5 कहाँ परिमेय संख्या के रूप में दिख रहा है, यानी कहाँ अंश और हर के रूप में दिख रहा है। अब बताइए दोस्तों, अगर इसके बट्टा मैं 1 लिख दूँ तो अब तो हो गया P/Q के रूप में, देखिए यहाँ पे। और देखिए जो Q है, Q 0 नहीं है, 1 है। अगर आप 5 भाग दोगे 1 से तो इसका मान 5 रहेगा, यानी कोई फर्क भी नहीं पड़ा, और ये वाला अंश और हर के रूप में बन भी गया। तो इस तरह से ये वाला हो गया परिमेय संख्या, यानी कि अगर आप सबकी बट्टा में 1 लगा दोगे तो ये वाला अंश और हर के रूप में हो जाएगा, और ये वाला परिमेय संख्या भी हो जाएगा। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि यहाँ पे दशमलव है तो ये कहाँ से परिमेय संख्या हो गया। लेकिन दोस्तों एक रूल होता है कि अगर यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है, तो अगर दशमलव खत्म करके बट्टा में आप 10 लिख देते हो तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा। तो ये वाला भी देखिए अंश और हर के रूप में हो गया, तो ये वाला भी परिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ देखिए 0.333 और इस डैश डैश करना मतलब है कि 3 हमेशा आते ही रहेगा। अब ये वाला तो अंश और हर के रूप में नहीं बन सकता, ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वाला भी 6/9 होता है, यानी कि आप इसको 6/9 के रूप में लिख सकते हो। अब ये वाला लिखते कैसे हैं इसके बारे में चर्चा मैं अगली वीडियो में करूँगा। फिलहाल आप इतने देख लो कि अगर आप 6 में भाग दोगे 9 से तो आपका इतना आ जाएगा, यानी कि ये वाला भी परिमेय संख्या है। अब समझते हैं, यानी कि ये समझ लीजिए कि जितने भी पूर्णांक हैं, यानी कि -1, 2, यानी कोई भी अंक है, चाहे कोई भी संख्या करड़ी में हो। अब कोई भी संख्या करड़ी में है तो उसका बाहर कुछ न कुछ निकल जाना चाहिए। ये देखिए 2 है तो ये वाला परिमेय संख्या नहीं होगा, यहाँ मुझे 4 लिखना था। अब देखिए अगर ये वाला करड़ी में 4 है तो करड़ी में 4 का बाहर 2 निकलता है, क्योंकि 4 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं। और मैंने बोला है कि करड़ी के अंदर कोई भी संख्या 1 जुड़ा होता है तो उसका एक ठो बाहर निकल जाता है। तो ये वाला तो पूर्णांक है, इसके बट्टा में अगर आप 1 लिखेंगे तो ये वाला अंश और हर के रूप में हो गया, जो कि एक परिमेय संख्या है।
आपको पता है कि 9 का बाहर 3 निकलता है, तो ये वाला भी परिमेय संख्या है। अब दोस्तों एक और होता है कि अगर कोई भी संख्या दशमलव के बाद लगातार रिपीट हो रहा हो, यानी कभी ख़त्म हो ना हो लेकिन लगातार रिपीट होना चाहिए, तो वो वाला भी परिमेय संख्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या हो रहा है कि 0.33333 यानी कि केवल एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये वाला भी परिमेय संख्या होता है। अब देखिए एक आगे हमने लिया है कि 0.232323 यानी कि 2323 भी बार बार रिपीट हो रहा है और ये वाला अनंत तक जाएगा, तो ये वाला ही परिमेय संख्या है। अब दोस्तों इस तरह से परिमेय संख्या के बारे में आप समझ चुके हैं, यानी कि जिस संख्या को आप अंश और हर के रूप में लिख सकते हो उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या प्लस माइनस हो सकती है और परिमेय संख्या 0 भी हो सकती है और दशमलव भी हो सकता है। और दोस्तों अगर कोई संख्या दशमलव में है और एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है तो वो वाला ही परिमेय संख्या होता है। अब परिमेय संख्या में क्या होता है ना कि परिमेय संख्या में पूर्णांक और दशमलव संख्या दोनों हो सकते हैं, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बताया। ये देखिए पूर्णांक हैं, जितने ये प्लस माइनस वाला संख्या है ये सभी के सभी पूर्णांक हैं। पूर्णांक वे संख्या होते हैं जिसको आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हो, जिस तरह से हमने यहाँ पे किया है आपने क्लास 6 में देखा होगा। अब दोस्तों दशमलव वाला संख्या भी परिमेय संख्या होता है। अब किस सिचुएशन में दशमलव वाला संख्या परिमेय होता है और किस सिचुएशन में अपरिमेय होता है, अब उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों दशमलव संख्या भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शांत दशमलव। अब शांत दशमलव को बोलते हैं टर्मिनेटिंग दशमलव, यानी कि आपको पता है कि अगर आप 10 में भाग देंगे 4 से तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 दशमलव यानी कि 5, इस तरह से, यानी कि 2.5 आ गया। यानी कि कोई ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद पूरा कट जाए, यानी कि पूरा कट करके शांत हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे शांत दशमलव। तो शांत दशमलव भी एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपने 10 में 4 से भाग देने पर आपका इतना आया है, यानी कि इस संख्या को आप अंश और हर के रूप में लिख सकते हो, यानी कि ये वाला एक परिमेय संख्या है। यानी कि आप सीधे समझिएगा कि जो एक शांत दशमलव रहेगा वो हमेशा एक परिमेय संख्या होगा, उससे आप अंश और हर के रूप में लिख सकते हो। दूसरा होता है अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि ऐसे वो दशमलव वाला संख्या जो दशमलव के बाद नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि कभी भी ख़त्म ना हो, हमेशा भाग जाता ही रहे। जिस तरह से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि दशमलव के बाद 3 3 3 3 3 जिंदगी भर आएगा भाग दोगे अगर आप। तो इस मान लीजिए आप भाग दे रहे हैं 10 में 3 से, तो क्या आएगा 3 3 का 9.33333। अगर आप पूरी उम्र काटते रहोगे तब भी पूरा नहीं खत्म होगा। तो इस तरह से इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि शांत पुनरावृत्ति दशमलव, यानी कि हमेशा कटता ही रहेगा, शांत नहीं होगा, लेकिन एक ही संख्या बार बार रिपीट होगा, उसे बोलते हैं। यानी जिस तरह से हमने 10 में भाग दिया 3 से, तो ये वाला आ गया 3.3333 इस तरह से। तो ये वाला क्या है, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, यानी कि ये कट भी नहीं रहा है और एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। या तो अगर आप भाग देते हो 6 में 9 से, तो आपका 0.333 हमेशा आएगा। ये वाला भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों होते हैं परिमेय संख्या। अब देखिए एक अगला प्रकार होता है जिसको बोलते हैं अशांत अनावृत्ति दशमलव। इसका मतलब होता है कि अशांत, जो कि कभी शांत नहीं होगा, दशमलव के बाद हमेशा कटता ही रहेगा, लेकिन ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है, यानी कि दशमलव के बाद कभी भी ख़त्म भी नहीं होगा और कोई भी एक संख्या बार बार रिपीट भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप भाग देते हो तो आपका आ रहा है
4 3 2 इस तरह से आपका आता ही रहेगा और कभी भी रिपीट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा पाई का मान, हालांकि पाई का मान 22/7 ऐसा माना गया है, लेकिन एक्चुअल मान ये वाला 22/7 नहीं होता है। पाई का मान अगर आप देखोगे तो पाई का मान 3.14 इस तरह से बहुत सारा आता है, यानी कि अभी तक इसका एग्जैक्ट मान पता ही नहीं है। तो ये वाला जो पाई है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या होता है। अगर आप पाई का मान 22/7 रखते हो तो इसको आप परिमेय संख्या बोलोगे, लेकिन इसको माना गया है, ये वाला एक्चुअल मान नहीं है। तो इस तरह से अभी तक आपने क्या समझा कि वास्तविक संख्या क्या होता है, अवास्तविक क्या होता है, परिमेय संख्या के बारे में आपने समझ लिया, और यहाँ पे पूर्णांक समझ लिया। दशमलव संख्या होते हैं 3 प्रकार के, पहला होता है शांत दशमलव, दूसरा होता है अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, और तीसरा होता है अशांत अनावृत्ति दशमलव। तो इस तरह से अभी आपने समझ लिया। अब समझते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। दोस्तों, अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे आप P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपको परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा समझना है। अब आप देख रहे हैं कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि कोई भी संख्या दशमलव के बाद एक संख्या बार बार रिपीट ना हो और हमेशा कटे भी ना, यानी कि दशमलव के बाद कटे भी ना, यानी कि अशांत हो, और कोई संख्या रिपीट भी ना हो, तो उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। यानी कि ये दशमलव का ही प्रकार है, लेकिन ये वाला दशमलव के बाद कोई भी संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये वाला भी एक अपरिमेय संख्या होता है। और अपरिमेय संख्या के अंतर्गत पाई भी आता है, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट मान आज तक पता ही नहीं किसी को है, 22/7 ऐसा मान लिया गया है। अगर कोई भी संख्या करड़ी के अंदर हो और उसको बाहर ना निकाल सकें, जैसे मान लीजिए 5 है, तो 5 का एग्जैक्ट मान बाहर नहीं निकल पाता है, तो ये वाला भी अपरिमेय संख्या है। अगर आप करड़ी में 7 का मान निकालेंगे तब भी एग्जैक्ट मान नहीं निकलता है, तो ये वाला भी एक अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि आपको ये समझना है कि अगर कोई भी संख्या करड़ी के अंदर है और उसका बाहर नहीं निकल रहा है तो वो एक अपरिमेय संख्या होगा। या तो अगर कोई भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ें, यानी कि जो 4 है, 4 एक पूर्णांक है, और हमने बोला है कोई पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर आप किसी भी परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जोड़ते हो तब भी वो संख्या आपका अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इतनी सारी टॉपिक को आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया है। ये वाला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए यहाँ हमने लिया है पहला हेडिंग प्राकृतिक संख्या, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। दोस्तों, प्राकृतिक संख्या में 1 से लेकर के आगे जितनी भी गिनतियाँ होती हैं सभी की सभी प्राकृतिक संख्या होती हैं, यानी कि 3 4 5 6 डैश डैश आगे जितना हो सकता है सबके सब प्राकृतिक संख्या होते हैं। अब अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या है ना कि आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राकृतिक संख्या में सब कुछ तो है, लेकिन कुछ न कुछ आपको कमी लग रहा होगा। कमी क्या है? कमी है जीरो का, यानी कि जीरो के बिना अधूरा लग रहा है, और पूर्ण का मतलब पूरा होता है। तो इस तरह से पूर्ण संख्या में क्या होता है कि 0 1 2 3 4 बाकी सभी संख्याएं, यानी कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर केवल इतना है कि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता और पूर्ण संख्या में 0 होता है। पूर्ण संख्या 0 को लेकर चलता है, क्योंकि इसको लगता है कि अगर 0 नहीं रहेगा तो कुछ न कुछ अधूरा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दो तरह से हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक होता है सम, एक होता है विषम, आपने सुना होगा, यानी कि सम संख्या। और सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। एक होता है विषम संख्या, विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर। तो इस तरह से प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या आप कह सकते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सम संख्या, एक होता है विषम संख्या। अब सम क्या होता है? सम का मतलब होता है कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः कट जाए, यानी कि अगर कोई भी संख्या में 2 से भाग देने पर अगर पूरा पूरा कट जा रहा है तो वो संख्या आपका सम संख्या होता है। जैसे मान लीजिए
अगर आप 10 में भाग देंगे 2 से तो ये वाला 5 बार में पूरा कट जाएगा, तो ये हो गया सम संख्या। लेकिन अगर आप 9 में भाग देंगे 2 से तो ये वाला पूरा नहीं कटेगा, यानी कि 2 चौको 8 आएगा और 1 शेषफल बच जाएगा। तो इस तरह से ये वाला एक विषम संख्या है, यानी कि आप कुल मिला के इतना समझ लीजिए कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे बोलते हैं सम संख्या, और जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो उसे बोलते हैं विषम संख्या। जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या बड़ी है तो क्या आप वहाँ 2 से भाग देके देखेंगे कि ये वाला सम है कि विषम है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर छोटा है 10, 20, 30, 50 तो वहाँ आप भाग दे के देख सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा रहेगा तो वहाँ कैसे करते हैं? मान लीजिए मैं 2 संख्या लिखता हूँ 3, 5, 6, 7, 8, एक संख्या लिखता हूँ 3, 8, 9, 4, 7। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 2 संख्याएं दिख रही है। अगर मैं पूछूंगा कि इसमें सम कौन है कौन विषम है तो आप कैसे बताएंगे? क्या आप इन दोनों में भाग देंगे 2 से? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको केवल इकाई वाला अंक देखना है। अगर इकाई वाला अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर इनमें से कोई भी है, यानी कि केवल 2 से कटने वाला संख्या है ये सब, अगर इन सब में से कोई भी संख्या है तो आप ये समझिए कि ये वाला संख्या सम संख्या है। अगर इसके अलावा कुछ और है तो आप समझ लीजिएगा कि ये वाला विषम संख्या है। जैसे मान लीजिए 7 एक खुद विषम संख्या है तो ये पूरा संख्या भी विषम संख्या ही कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कि अब यहाँ पे आप सम और विषम संख्या समझ गए हैं। सम संख्या हमेशा होता है, यानी कि सम संख्या हमेशा 2n के रूप में होता है। अब 2n कहने का मतलब कि किसी भी संख्या में अगर आप से गुणा करते हो तो जो संख्या प्राप्त होगा वो संख्या हमेशा सम संख्या रहेगा, इस तरह से। और जो विषम संख्या होता है, विषम संख्या हमेशा 2n + 1 के रूप में होता है, यानी कि अगर आप सम संख्या में 1 जोड़ दोगे तो वह संख्या विषम हो जाता है। जैसे मान लीजिए 5 है तो 5 एक विषम संख्या है, तो अगर 5 में 1 आप जोड़ दोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सम संख्या। या तो अगर कोई संख्या सम है, अगर आप सम में 1 जोड़ते हो तो वह संख्या क्या हो जाता है? विषम हो जाता है। तो अगर सम संख्या 2n के रूप में होता है तो अगर आप 2n में 1 जोड़ेंगे तो वह संख्या विषम हो जाएगा। तो इस तरह से आप इतना ख्याल रखिए कि सम संख्या हमेशा 2n के रूप में होता है और विषम संख्या 2n + 1 के रूप में होता है। उम्मीद करता हूँ इतना आप एकदम आसान तरीके से समझ गए होंगे। अब ये देखते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ये है भाज्य संख्या जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब दोस्तों भाज्य संख्या किससे कहते हैं? भाज्य संख्या का मतलब होता है कि वह संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। इसे मान लीजिए 4 क्या है? 4 का 2 से अधिक गुणनखंड है। क्या हो सकता है? एक तो 1 ही होता है, क्योंकि कोई भी संख्या 1 से कटता है, दूसरा 2 हो जाएगा और तीसरा खुद है 4। यानी कि जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। या आप ये कह सकते हैं कि जो संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटता हो उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 6 है, अगर आप 6 को गुणनखंड करेंगे तो 6 क्या होता है? 6 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कटता है, 2 3 6, 3 से भी कटता है, 3 दूना 6, और 6 से भी कटेगा। तो इस तरह से इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए तो ये हो जाएगा भाज्य संख्या। अब दोस्तों भाज्य संख्या यानी कुल मिला के आप ये समझिए कि वे संख्याएं जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे बोलते हैं भाज्य संख्याएं। अब अगला है अभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वे संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, यानी कि एक तो 1 होगा और दूसरा स्वयं होगा, उसके अलावा कोई भी संख्या से वह नहीं कटता है, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। यानी कि आप ये समझिएगा कि ऐसा संख्या जो किसी भी संख्या से ना कटे खुद के अलावा उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 5 है तो 5 या तो 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा, इसके अलावा कुछ नहीं कटता है। 7 है तो 7 क्या है? 7 खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा। यानी कि इसका परिभाषा होता है कि वे संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड होता है,
2 मतलब एक ठो तो एक होगा और एक ठो स्वयं, इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ 41, तो 41 किससे कटता है? 41 या तो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा, तो ये वाला भी अभाज्य संख्या होता है। अब दोस्तों इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है अभाज्य संख्याओं की संख्या, ये आपको याद करना पड़ेगा। यानी कि अगर सवाल में आ जाएगा कि 1 से 50 तक की कुल कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो इसमें 15 होती हैं। जैसे गिन लीजिए, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, क्योंकि 2 भी एक क्या है? 2 हालांकि सम संख्या है, लेकिन ये वाला अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि अगर आप 2 का खंड करोगे तो इसका एक ठो 1 होगा, एक ठो स्वयं होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है, तो ये वाला भी अभाज्य संख्या होगा। अब दोस्तों एक प्रश्न आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब कुछ लोग 1 बोलते हैं, तो 1 क्यों नहीं है ये बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है कि वे संख्या जिसके कम से कम 2 गुणनखंड हो, तो 1 का तो केवल 1 ही होगा, इसका 2 तो हो नहीं पा रहा है, तो इसीलिए एक अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या दोनों में से कोई भी संख्या नहीं है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। इस बात को आप ख्याल रखोगे। तो जैसे यहाँ पे सवाल है कि 1 से 50 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तो पहला 2 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 3, तीसरा 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब दोस्तों इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न ये बनता है कि बोलता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो आप बता लोगे 2। एक और पूछता है कि 3 ऐसे लगातार विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए जो अभाज्य संख्या भी हो, यानी कि 3 लगातार विषम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी हो। तो दुनिया में संख्या चाहे जितना भी हो, सब में से केवल यही 3 संख्या हैं जो कि लगातार 3 संख्या हैं और लगातार विषम संख्या भी हैं। जैसे मान लीजिए 3 के बाद लगातार विषम संख्या 3 5 7 होता है, और ये लगातार विषम संख्या भी है और ये तीनों अभाज्य संख्या भी हैं। तो सवाल में यह आता है कि 3 लगातार ऐसे विषम संख्या ज्ञात कीजिए जो क्या हो? अभाज्य संख्या भी हो। तो आपको ख्याल रखना है कि 3 5 और 7 होता है। बाकी देखिए, बाकी कहीं भी लगातार विषम संख्या नहीं है, क्योंकि 11 13 तो लगातार है, लेकिन 7 के बाद 9 आता है विषम संख्या, तो 9 तो है नहीं। तो इस तरह से 11 13 17 ये है, तो ये लगातार विषम संख्या नहीं है, क्योंकि 13 के बाद एक विषम संख्या 15 भी आता है। तो इस तरह से केवल यही 3 संख्या हैं जो कि लगातार विषम संख्या भी हैं और लगातार अभाज्य संख्या भी हैं। अब दोस्तों जो 3 से बड़ा, एक बात ख्याल रखिएगा, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि 3 से बड़े जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं सबके सब 6n ± 1 के रूप में होती हैं। अब 6n ± 1 के रूप कहने का मतलब क्या है, बात समझिएगा। मैंने ये बोला है कि 3 से बड़ा जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं सभी के सभी 6n + 1 के रूप में होते हैं। यानी कि 3 से बड़ा, जैसे देख लीजिए जो 5 है 3 से बड़ा है, और ये वाला 6n - 1 के रूप में होगा। n क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 6 गुणा n के मान अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे 6 कम 6 हो जाएगा। अगर 6 में 1 घटाएंगे तो ये वाला 5 आ जा रहा है, यानी कि ये वाला 6n - 1 के रूप में है। अगर 7 को देखेंगे तो 7 को आप लिख सकते हैं 6 गुणा 1 + 1, यानी कि 6 1 7 हो जाएगी। तो ये वाला भी 6n + 1 के रूप में है।
तो इस बात को आप लिख लीजिएगा, यानी कि कोई भी अभाज्य संख्या हमेशा 6n प्लस माइनस 1 के रूप में होता है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, अगर कोई भी संख्या अभाज्य हो तो वो वाला संख्या 6n प्लस माइनस 1 के रूप में होगा। लेकिन अगर कोई संख्या 6n प्लस माइनस 1 के रूप में है तो ये जरूरी नहीं है कि वो संख्या अभाज्य ही होगा। जैसे मान लीजिए एक संख्या मैं लिखता हूँ 41 और एक संख्या लिखता हूँ 35। अब बताइए जो 41 है, 41 ये वाला एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये वाला देखिए 6 सत्ते 42 में एक कम करेंगे तो ये वाला 41 हो गया, यानी कि ये वाला 6n माइनस 1 के रूप में है। अगर आप इसको देखें तो ये वाला एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 5 से भी कटता है 7 से भी कटता है। लेकिन ये वाला भी 6n माइनस 1 के रूप में है। पता है कैसे? 6 गुणा 6 करेंगे, 6 छक्का 36 हो जाएगा, 36 में घटाएंगे तो 35 बचेगा, यानी कि ये वाला भी 6n माइनस 1 के रूप में है। तो ये वाला तो भाज्य है, अभाज्य तो नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि अगर कोई संख्या अभाज्य संख्या है तो वह संख्या 6n प्लस माइनस 1 के रूप में होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई संख्या 6n प्लस माइनस 1 के रूप में है तो ये गारंटी नहीं है कि वो संख्या अभाज्य ही होगा, हो सकता है भाज्य भी हो सकता है। तो इस बात को आप ख्याल रखिएगा, इस बात को कहीं ना कहीं आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अगला सवाल, यानी कि सह अभाज्य क्या होता है। सह अभाज्य का मतलब होता है, सह अभाज्य में हमेशा दो संख्याएं आती हैं, यानी कि एक साथ दो संख्याएं आती हैं। और सह अभाज्य का मतलब होता है कि उन दोनों संख्याओं का जो मासा होगा एक होगा, यानी कि उन दोनों संख्याओं में किसी भी संख्या कॉमन नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 15 19। आप देख सकते हैं कि 15 और 19 में किसी भी संख्या का कॉमन नहीं है। अगर इसका आप मासा निकालोगे तो मासा इसका हमेशा एक होगा, क्योंकि इसका कोई खंड तो होगा नहीं, और HCF क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। यानी कि आप ये समझिएगा कि वे संख्याएं जिसका HCF एक हो उसे बोलते हैं सह अभाज्य, या तो बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जिसमें किसी भी संख्याओं का कॉमन ना हो, यानी कोई संख्या ना मिलता हो, उसे बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ 40 और एक लेता हूँ 23, तो यहाँ भी देखिए सम विषम अभाज्य भाज्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको केवल इतना देखना है कि उन दोनों का मासा एक होना चाहिए, यानी कि उन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये वाला भी सह अभाज्य संख्या है। अब देखते हैं ट्विन अभाज्य संख्या। अब ट्विन अभाज्य संख्या क्या होता है? ट्विन अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वे अभाज्य संख्याएं जिसमें केवल 2 का अंतर हो, यानी कि वे 2 अभाज्य संख्याएं जिसमें 2 का अंतर हो। जैसे मान लीजिए 3 और 5 दोनों के दोनों क्या हैं? अभाज्य संख्याएं, और इन दोनों के बीच में केवल 2 का अंतर है। तो ये वाला क्या कहलाएगा? ट्विन प्राइम नंबर, यानी कि ट्विन अभाज्य संख्या। एक और लेता हूँ 5 और 7, तो ये भी दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है, और इन दोनों के बीच भी केवल 2 ही का अंतर है। तो ये भी क्या कहलाएगा? ये वाला भी कहलाएगा ट्विन प्राइम नंबर। या एक और लेता हूँ 41 और 43, तो यहाँ भी देखिए दोनों के दोनों अभाज्य संख्याएं और इन दोनों के बीच का अंतर 2 का है, तो ये वाला एक ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगा। एक मैं आपसे पूछता हूँ 31 और 23, ये वाला ट्विन प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो ये वाला ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। कुछ लोग सोचे होंगे कि है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैंने बोला है कि ट्विन प्राइम नंबर में उन दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। लेकिन बताइए एक 23 है, एक 31 है, क्या 2 का अंतर है? नहीं। तो ये वाला एक ट्विन अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखते हैं अगले हेडिंग को, जो कि हमने लिया है संपूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट नंबर। अब संपूर्ण संख्या का मतलब होता है कि ऐसा संख्या जिसके गुणनखंडों का योग
उस संख्या के दोगुना के बराबर हो, या तो आप ये भी कह सकते हैं कि वह संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर उस संख्या के बराबर हो। हालांकि मेरे बातों से आप नहीं समझे होंगे, अब मैं देता हूँ एग्जाम्पल, आप समझ जाओगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं 6 का गुणनखंड करता हूँ तो इसका गुणनखंड एक ठो 1 हो जाएगा, एक ठो 2 हो जाएगा, एक ठो 3 हो जाएगा, एक ठो 6 हो जाएगा। तो अगर आप इन सब को जोड़ोगे तो क्या होगा, 1 2 3 3 3 6, यानी कि इस संख्या का जो गुणनखंड हुआ 3 ठो, इन तीनों को जोड़ करके मुख्य संख्या के बराबर हो गया। या तो एक परिभाषा मैंने बोला था कि वे संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के दोगुना के बराबर हो, लेकिन उस संख्या में वो संख्या भी शामिल होना चाहिए। तो अगर आप इस 6 को भी जोड़ लोगे तो 6 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अब देखिए इसका दोगुना हो गया ना। तो इस तरह से आप समझिएगा कि वे संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो जाए उसे बोलते हैं परफेक्ट नंबर। या अगर उस संख्या को भी जोड़ लेंगे तो उस संख्या के दोगुने के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इन सभी हेडिंगों को उम्मीद है कि आप एकदम आसान भाषा में समझे होंगे। अब देखते हैं सम विषम का एक रूल होता है, मैं आपको केवल वही समझा दे रहा हूँ, बाकी इस वीडियो को अंत करेंगे। बाकी इस जितने टॉपिक को मैंने आपको समझाया है, इस टॉपिक पे अगली वीडियो में उसका एग्जाम्पल सहित और उसके से जितना सवाल आ सकते हैं उसको मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। हालांकि इसमें देखते हैं कि सम विषम का एक रूल होता है कि अगर कोई भी सम संख्या को, यानी कि अगर आप 2 सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा सम संख्या ही प्राप्त होता है। अगर आप 2 विषम संख्या को जोड़ोगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वो वाला भी सम संख्या भी प्राप्त होता है। अगर आप एक संख्या सम और एक संख्या विषम जोड़ते हो तो हमेशा विषम संख्या प्राप्त होता है। तो इस बात को आपको ख्याल रखना है। हालांकि मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं जोड़ता हूँ 8 + 8, ये दोनों सम है तो 8 8 होता है 16, जो कि ये वाला भी सम है। अगर मैं जोड़ूँ 7, जो कि 7 क्या है, विषम संख्या है, तो 7 7 जोड़ेंगे तो 7 7 हो जाएगा 14, और 14 क्या है, एक सम संख्या है। तो हमने बताया यहाँ पे आपको कि अगर आप 2 विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो जो आपका योग होगा वो एक सम संख्या होगा। अगर मैं जोड़ूँ 8 जो कि इवन नंबर है और जोड़ूँ 7 जो कि ऑड नंबर है, तो जोड़ने पर होता है 15 जो कि एक ऑड नंबर है। तो इस तरह से उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह से सभी के सभी टॉपिक समझ आई है। अगर समझ आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।